नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। सुप्रीम कोर्ट में 9 दिसंबर को एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिस याचिका में यह कहा गया कि पॉश एक्ट 2013 को राजनीतिक दलों के ऊपर भी लागू किया जाए। इसकी सुनवाई में अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि राजनीतिक दलों के ऊपर भी पॉश एक्ट को लागू किया जाएगा? तो आज इसी पर यह चर्चा हमारी केंद्रित होगी। साथ ही साथ हम इस बात को समझेंगे कि पॉश एक्ट क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी और अब राजनीतिक दलों के ऊपर लागू करने की याचिका के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पॉश एक्ट और राजनीतिक दलों का यह मामला क्या है। सबसे पहले बात करेंगे चर्चा के बिंदुओं की। तो बात खबर की हमने की, इसके बाद हम चर्चा में क्यों है इस बात पर, क्योंकि एक याचिका दायर की गई, इस वजह से इसकी चर्चा हो रही है। पॉश एक्ट को समझेंगे, ये क्यों लाया गया, इसमें क्या प्रोविजन किया गया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्या राजनीतिक दलों पर अब ये लागू किया जाएगा, इस पक्ष को भी देखेंगे और ईसीआई की इसमें क्या भूमिका है, उसकी क्यों बात की जा रही है, इसको भी समझेंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपके ऊपर होगी, तो इसकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 से जोड़ के, सामाजिक न्याय के खंड से जोड़ के इसको आप देख सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करेंगे, इससे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि अब यूपीएससी का हब मुखर्जी नगर नहीं नोएडा होगा, क्योंकि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस अब नोएडा शिफ्ट हो चुकी हैं। तो यूपीएससी की तैयारी के लिए अब मुखर्जी नगर नहीं नोएडा चले। पता है C171/2 ब्लॉक के सेक्टर 15 नोएडा यूपी। नंबर यहां पर लिखा हुआ है 9311406440। इस पर आप संपर्क करके विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। यूपीएससी जीएस फाउंडेशन बैच की बात करें तो प्रयागराज में 2 जनवरी 2025 से हिंदी माध्यम का बैच शाम 6 बजे, इंग्लिश मीडियम का 5:30 बजे प्रारंभ हो रहा है। वहीं लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर दिनांक 23 दिसंबर से सुबह 11:30 बजे हिंदी मीडियम का जो बैच है वो प्रारंभ हो रहा है। देखिए, खबर यही है कि कुड द पॉश एक्ट अप्लाई टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब क्या राजनीतिक दलों के ऊपर भी ये लागू होगा? याचिका दायर हुई सुप्रीम कोर्ट में 9 दिसंबर को, इस पर सुनवाई हो रही थी। पॉश एक्ट 2013 को, अर्थात ये पॉश एक्ट क्यों बनाया गया था? तो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए बनाया गया एक कानून है। अब ये डिमांड की जा रही है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पर भी इसको लागू किया जाए। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो महत्वपूर्ण है, इस पर ही आज की हमारी चर्चा केंद्रित होगी। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है पॉश एक्ट। तो क्या है पॉश एक्ट? इसकी ऐतिहासिकता की बात करें तो वर्ष 1992 में राजस्थान की एक सामाजिक कार्यकर्ता भावरी देवी थी, उनका सामूहिक बलात्कार हुआ, जिसके बाद महिला सुरक्षा को लेकर कानूनी आवश्यकता की आवाज तेज हुई। 1997 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विशाखा निर्देश जारी किए गए, तब तक के लिए जब तक कि आवश्यक कानूनी ढांचा उपलब्ध नहीं है। इसका आधार था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 और महिला भेदभाव उन्मूलन पर कन्वेंशन CEDAW। इसके बाद 2007 में पॉश विधेयक आया, जिसको कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कुछ संशोधनों के बाद 9 दिसंबर 2013 को यह कानून का रूप लेता है, जिसको प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अर्थात पॉश एक्ट कहते हैं 2013। अब महिला सुरक्षा के लिए यह कानून बनाया गया, जिसकी आधारशिला बनी भावरी देवी कांड 1992 का। विशाखा निर्देश में यह तब्दील हुआ, जिसका आधार बना अनुच्छेद 15 महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन पर कन्वेंशन CEDAW। फिर एक विधेयक का रूप लेता है 2007 में और 9 दिसंबर 2013 को एक कानूनी रूप में यह तब्दील हो जाता है। तो ये बेसिकली महिला सुरक्षा जो कार्यस्थल है वहां पर उनको उसको सुनिश्चित की जाए, इसके लिए ये बनाया गया एक प्रकार का कानून है। अब क्या है पॉश एक्ट, इसमें प्रावधान क्या है? तो प्रावधानों पर एक नजर डालते हैं। दरअसल इसमें प्रमुख प्रावधान ये है, यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया। इस परिभाषा में सबसे पहले जो बात कही गई वो ये कहा गया कि अगर किसी भी प्रकार का अवांछित शारीरिक व्यवहार होता है महिलाओं के खिलाफ, चाहे वो मौखिक तौर पर हो या गैर मौखिक कृत्य हो, जैसे यौन अनुग्रह की मांग आप करते हैं, उनके साथ आप चाहते हैं कि यौन संबंध हो, अश्लील टिप्पणी अगर आप सिर्फ करते हैं तो इसको भी इस परिभाषा में शामिल किया गया, या आप अश्लील साहित्य दिखाते हैं तो उसको भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया। तो परिभाषित किया गया यहां स्पष्ट रूप से कि ये सारे कृत्य माने जाएंगे आपके महिलाओं के उत्पीड़न के संबंध में। इसके बाद महिला उत्पीड़न के संबंध में 5 प्रमुख कंडीशंस को भी शामिल किया गया। ये कंडीशंस क्या थी? तो रोजगार में अगर आप किसी भी गलत तरीके का वादा करते हैं, धमकी देते हैं, जिससे कि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके उत्पीड़न का काम हो रहा है, हानिकारक व्यवहार की धमकी देते हैं कि अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो आपके साथ इस तरह का व्यवहार होगा, रोजगार की स्थिति को लेकर अगर धमकी देते हैं कि अगर इस प्रकार के काम के लिए आप बाध्य हैं, ऐसा नहीं करेंगे तो आपके रोजगार की जो स्थिति है वो प्रभावित हो सकती है, आपका पद प्रभावित हो सकता है,
काम में आप इंटरफियर करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं और शत्रुतापूर्ण वातावरण बनाते हैं जानबूझ के, इसको भी सम्मिलित किया गया उस कंडीशन में कि आप ये यौन उत्पीड़न का काम कर रहे हैं। अपमानजनक व्यवहार अगर आप करते हैं तो इसको भी यौन उत्पीड़न के अंतर्गत माना गया। या स्वास्थ्य या सुरक्षा पर प्रभाव डालने की संभावना, कुछ ऐसी कंडीशन आप क्रिएट करते हैं कि वो महिला के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है या उसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। तो इन सारी कंडीशंस को शामिल किया गया यौन उत्पीड़न की 5 प्रमुख कंडीशंस के अंतर्गत। इसमें क्या किया गया कि सबसे पहले जो कर्मचारी है, कर्मचारी को भी परिभाषित किया गया कि इसमें जो महिला कर्मचारी है वो हर तरह की महिला कर्मचारी को इस परिभाषा में शामिल करते हुए कहा गया कि चाहे वो रेगुलर हो, नियमित हो या नियमित न हो, अस्थायी हो, या संविदा पर हो, या तदर्थ हो, या दैनिक वेतन पर भी हो, वो भी इस परिभाषा में, कर्मचारी की परिभाषा के अंतर्गत वो महिला मानी जाएगी। इसका मतलब कि अगर कोई टेम्पररी कर्मचारी भी है, वो महिला है, उसके खिलाफ अगर उन 5 कंडीशंस को कोई बना रहा है तो वो महिला उत्पीड़न के अंतर्गत आएगा। साथ ही साथ कार्यस्थल की परिभाषा को भी यहां पर स्पष्ट किया गया। ये कहा गया कि पारंपरिक जो कार्यालय होते हैं, जैसा कि आप देखते हैं बिल्डिंग होगी, उसमें कुछ लोग बैठे होंगे, सीट होगी, तो वो पारंपरिक कार्यालय। उसके अलावा उसके इतर भी अगर कोई कार्यालय का कॉन्सेप्ट है तो वो वहां भी यह लागू होगा। जैसे दूरसंचार का फील्ड हो गया या अन्य कार्यस्थल हो गए, तो वहां भी वो कार्यस्थल के रूप में माने जाएंगे। वहां भी अगर महिलाओं के खिलाफ, जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया, वो कंडीशंस आती है तो वो उत्पीड़न के अंतर्गत माना जाएगा। इस प्रकार यहां पर यह कहा गया कि जब 2 तरह की कमेटी बनाई गई जहां पर महिलाएं जाके अपने उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत कर सकती हैं। वो कमेटी कैसी होती थी? आंतरिक शिकायत कमेटी, यहां पर आईसीसी, और स्थानीय समितियां एलसी जिसकी बात की जा रही थी। तो आईसीसी का गठन कब होगा? जब कर्मचारियों की संख्या किसी कंपनी में 10 से ज्यादा होगी। तो देखिए 10 से अधिक कर्मचारी वाले कार्यस्थल पर आईसीसी बनेगा, जहां महिलाएं इस आईसीसी में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करेंगी और वहां पर यह कमेटी क्या करेगी? कर्मचारियों द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायतों की सुनवाई करेगी। वहीं पर आईसीसी की संरचना की बात करेंगे, वहीं पर जो स्थानीय समिति है, एलसी दूसरी कमेटी की जिसकी बात किया गया है, वहां पर जब 10 कर्मचारियों से कम की कोई संरचना है तो वहां पर जो कमेटी बनेगी वो एलसी बनेगी। उन स्थानों पर बनाई जाएगी जहां से 10 से कम कर्मचारी हैं और ये ऐसी महिलाएं यहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज करेगी। तो कहने का मतलब जहां 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं वहां पर आईसीसी बनेगा और जहां 10 से कम कर्मचारी हैं वहां पर एलसी नाम की जो कमेटी है, स्थानीय समिति है, वो बनाई जाएगी। यहां पर शिकायत दर्ज की जाएगी। आईसीसी की बात कर लें, इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लें, तो इसमें कम से कम 4 सदस्य होंगे जिसमें कि आधी महिलाओं का होना जरूरी है। इसमें से 2 महिलाएं होंगी और जो इसकी हम कह सकते हैं कि मुख्य होंगी, जो पीठासीन अधिकारी होंगी, वो भी इसकी एक सीनियर महिला मेंबर ही होंगी, वरिष्ठ महिला कर्मचारी होंगी। साथ ही साथ इसमें 2 सदस्य जो होंगे वो सामाजिक कार्य या कानूनी अनुभव वाले होंगे, जिनको कि सोशल वर्क का या तो हम कह सकते हैं लीगल फील्ड का अनुभव हो, और एक बाहरी सदस्य होगा जो गैर सरकारी संगठन से जुड़ा होगा। तो इस प्रकार इसकी संरचना 4 लोगों से बनेगी जहां पर इस कमेटी में जाके महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। तो ये कुल मिला के महिला सुरक्षा के लिए बनाया गया एक स्ट्रक्चर था, एक कानून के रूप में इसको दिया गया सामने, ताकि महिला सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही साथ अब देखिए, अब सवाल उठ रहा है क्या पॉश एक्ट राजनीतिक दलों पर भी लागू हो सकता है? इसको लेकर जो याचिका दायर की गई उसी पर 9 दिसंबर को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही। इन बातों में क्या निहितार्थ निकल कर आता है, एक नजर उस पर डालते हैं। तो देखिए, ये कहा गया, राजनीतिक दलों की अगर बात कर ले तो राजनीतिक दल कैसे बनते हैं? तो उनका पंजीकरण होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसको आरपी एक्ट कहते हैं। उसमें उसकी धारा 29A कहती है कि भारत के नागरिकों का कोई भी ऐसा ग्रुप जो कि खुद को राजनीतिक दल कहता है और चुनाव में वो चाहता है भागीदारी करना, तो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जाकर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। और पंजीकरण के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए वहां पर दल का नाम होना चाहिए, मुख्यालय कहाँ है, किस स्टेट में है, पदाधिकारियों के नाम, सदस्यों की संख्या और नियमावली क्या है आपकी, ये सब उसके पास कुछ कंडीशन बताई गई कि ये सारी चीजें होंगी तो आप जाके आरपी एक्ट की धारा 29A के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और साथ ही साथ संविधान के प्रति अपनी निष्ठा की एक शपथ भी आपको लेनी पड़ती है। अब देखिए, बात हो रही है राजनीतिक दलों के ऊपर पॉश एक्ट को उसमें सम्मिलित करने का, कि पॉश एक्ट क्या उस दायरे में, पॉश एक्ट के दायरे में राजनीतिक दल आएंगे कि नहीं। तो देखिए 2 बातें यहाँ। एक तो पॉश एक्ट में यह बात कही गई है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए इसको बनाया गया है, लेकिन जब राजनीतिक दलों की बात होती है तो जो कार्यस्थल है, राजनीतिक दलों के संदर्भ में कार्यस्थल की परिभाषा ही स्पष्ट नहीं है। ऐसी दशा में पहला पेंच जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है कि राजनीतिक दलों का जो कार्यस्थल है वो परिभाषित नहीं है। इसकी अस्पष्टता इसमें एक बाधा है, क्योंकि जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं अक्सर फील्ड में काम करते हैं, स्थायी कार्यस्थल उनका कोई नहीं होता है। हालांकि
इसके दूसरे पक्ष पे भी नजर डालना जरूरी है कि जो कार्यस्थल की परिभाषा है उसमें फील्ड में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। तो पॉश एक्ट जो है उसमें अस्थायी ठेके पर काम करने वाले और स्वयंसेवक कर्मचारी भी माने जाते हैं। तो ये दूसरा पक्ष भी है, इस पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी कार्यस्थल की परिभाषा का स्पष्ट न होना एक पहला पेच है। दूसरा यह है कि जो एम्प्लॉयर, पॉश एक्ट में जो नियोक्ता होता है, एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर के द्वारा आईसीसी अर्थात जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो बनाई जाती है। लेकिन राजनीतिक दलों के बात जब हम करते हैं तो वहां पर एम्प्लॉयर कौन है ये भी स्पष्ट नहीं है। तो दूसरा पेच ये है कि नियोक्ता अर्थात एम्प्लॉयर कौन होगा यह स्पष्ट नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि पॉश एक्ट के दायरे में आने में दो बड़ी बाधाएं ये है कि राजनीतिक दलों पर यह नहीं लागू हो पाने की बड़ी वजह के तौर पर देखें तो कार्यस्थल और एम्प्लॉयर की जो स्पष्ट परिभाषा है जब तक वो नहीं होगी तब तक राजनीतिक दलों को पॉश एक्ट के अंतर्गत लाना मुश्किल होगा। फिलहाल ये जो है दो बातें निकल कर आती हैं। तो कोर्ट ने याचिकाकर्ता से क्या कहा कि सबसे पहले आप जाइए भारत के चुनाव आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाइए, उनसे संपर्क करिए। चुनाव आयोग जो है वो राजनीतिक दलों को यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए कह सकता है कि भाई आप पहले आईसीसी अर्थात जो आंतरिक शिकायत कमेटी है उसका आप गठन करिए। तो अब देखिए चुनाव आयोग की भूमिका इसमें क्या हो सकती है उसको भी देख लेते हैं। तो दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका पर अगर आप नजर डालेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको संवैधानिक शक्तियां दी गई हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 324 के तहत। लेकिन क्यों दी गई हैं? उसको ये संवैधानिक शक्तियां प्रदान की गई हैं, इसलिए प्रदान की गई हैं क्योंकि वो संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, उनकी देखरेख करेगा। उसके लिए दिशा निर्देश, उसके लिए नियंत्रण, इसका पावर देता है वो आर्टिकल 324। अब इनको आरपी एक्ट के द्वारा कुछ और भी शक्तियां देकर इन पावर्स को मजबूत किया गया। लेकिन बात आती है कि चुनावों से जुड़े नियम तो यहां पर स्पष्ट हैं, लेकिन दूसरे कानून जो होंगे, जैसा कि अभी आ रहा है पॉश एक्ट का मामला, ये दूसरा कानून हो गया। तो दूसरे कानूनों के अनुपालन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका क्या होगी इसकी स्पष्टता अभी नहीं है। अब देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो चुनाव प्रक्रिया के मामले में तो अपनी शक्तियों का उपयोग करता है, लेकिन अन्य कानूनों के लिए वह जो सूचना आयोग है अब उसके आदेशों का पालन करता है। तो हम कह सकते हैं जो केंद्रीय सूचना आयोग है वो जो आदेश इसको देता है वो उसके आधार पर यह सलाह और निर्देश तो जारी कर सकता है, लेकिन फिलहाल डायरेक्ट ये कुछ भी हम कह सकते हैं कि इंप्लीमेंट करने के लिए नहीं कह सकता है, क्योंकि इसकी पूरी शक्तियां जो हैं बेसिकली आर्टिकल 324 के तहत इस चीज पर है, अर्थात संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों की देखरेख, दिशा नियंत्रण की शक्ति ये इसको प्रदान की गई है। लेकिन जब बात दूसरे कानूनों की आएगी तो उसके अनुपालन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका जब तक साफ नहीं होती है तब तक इस कानून को हम ठीक से इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं कर सकते हैं। तो ये मिला के कुल मामला ये था कि जो हम कह सकते हैं कि कार्यस्थल और दूसरी बात थी नियोक्ता अर्थात एम्प्लॉयर की परिभाषा, इसमें एक बड़ी बाधा है। जब तक ये स्पष्ट नहीं होता है इस पर बड़ा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इससे पहले कि हम अभ्यास प्रश्न की तरफ चले, आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से संभव 2025 लाया गया है, जिसके माध्यम से आपको कंटेंट उपलब्ध कराए जाते हैं जो कि आप इसकी वेबसाइट पे जाकर एक्सेस कर सकते हैं और इसके माध्यम से अपने परीक्षा की राह को आसान बना सकते हैं। इसमें 10 दैनिक प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न आपको मिलेंगे, साथ ही साथ विगत वर्ष के प्रश्नों के पीवाईक्यू के गहन विश्लेषण पर ये बेसिक इस पर बेस्ड होंगे। 2 दैनिक मेंस अभ्यास प्रश्न होंगे, विस्तृत विवरण और वास्तविक समय रैंकिंग भी होगी, सामान्य अध्ययन और समसामयिक विषयों की पूरी कवरेज होगी और सभी उम्मीदवारों के लिए ओपन एक्सेस है। तो इसको जाके इसका लाभ आप उठाएं, अपने परीक्षा को, उसकी तैयारी को और बेहतर करें। अंत में आते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। इसकी जिम्मेदारी छोड़ते हैं आपके ऊपर इसका सही और सटीक जवाब देने के लिए। प्रश्न है कि पॉश एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? विकल्प आपके सामने है, 2007, 2010, 13 या 15। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।